शहादत यानी सर्वोच्च बलिदान, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता जो आपके पति ने देश के लिए किया। एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे मैं बच्चों को लेकर के बैठी हुई थी, शेलिंग चल रही थी और जो कन्वॉय था उसका जवाब दे रहा था, लोग ये कर रहे थे। वहाँ पता तो चल ही गया था कि ये हो गया है। कष्टदायी था वहाँ से घर तक पहुँचना। बट ये हौसला आप में पहले भी था कि पति की 13वीं नहीं हुई है और आपने डिसाइड किया कि इतने हमारे शहादत हो रही है तो सोशल कुछ तो वर्क में रास्ता बहुत निकले। करा था। मोदी जी जो अपनी माँ से खर्ची लेते थे, उसी खर्ची में से आपको कितना 11 रुपए दिए मोदी जी ने। वो 11 मोदी रुपए जी की उन्होंने माँ का आशीर्वाद। वहाँ पर उस कलश के अंदर डाले और लोगों से अपील करी कि किराए का पैसा छोड़ करके जो आपके जेब में पैसा है वो यहाँ आप दे करके कि जाए। भाई जो आपस में राव इंद्रजीत और राव नरवीर के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे कहना है, चाहे मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी है, मैं अपनी बात को रखती हूँ। जनता को मैं इन लड़ाइयों में उलझा करके नहीं रखना चाहती। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मेरे साथ फ्रेम में बीजेपी की, हरियाणा की, देश की एक बड़ी लीडर सुधा यादव जी को आप देख रहे हैं। उनसे उनका संघर्ष जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत से उनकी जर्नी क्या रही, क्या क्या स्ट्रगल किया गया, किस तरह से वीरांगना रहते हुए पति की शहादत को कमजोरी के बजाय ताकत उन्होंने बनाया, किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, साथ, समर्थन उनके साथ रहा, सांसद वो बनी, संगठन में अलग अलग पदों पर काम किया गया, बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य हैं। उनसे उनकी जर्नी, उनका सफर, उनका संघर्ष, क्या क्या अवसर थे और क्या क्या चुनौतियां थी, तमाम बातें करेंगे। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज जी हरियाणा पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधा जी, बहुत बार हम पॉलिटिकल बातें करते हैं कि वर्तमान में राजनीति क्या है, क्या चल रहा है, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट में हम आपको जानने और करीब से समझने का प्रयास करेंगे कि जी शुरुआत से, जन्म से लेकर बचपन, पढ़ाई वाले दिन, उसके बाद पॉलिटिक्स में आना, कैसा ये रहा, शुरुआत से हम आपसे जानेंगे। देखिए, मेरे फादर एक्चुअली बीएचईएल के अंदर जॉब करते थे, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन बीएचईएल भोपाल के अंदर हुई। सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर के हरिद्वार आ गए। तो आगे की एजुकेशन मेरी 12th तक की बीएचईएल हरिद्वार में हुई। बाद में मैंने बीएससी किया केएलडीएवी रुड़की से अच्छा। और एमएससी पीएचडी करा रुड़की विश्वविद्यालय से, जो आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री मेरा वहाँ सब्जेक्ट रहा था। तो जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ा करती थी, उस समय मैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मुझे 10th में पढ़ती थी तब उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी से प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। गाइड्स अवार्ड मिला था। ग्रेट। और 11th के अंदर जब मैं पहुंची तो एशिया पैसिफिक गर्ल गाइड जम्बूरी में मुझे देश का नेतृत्व करने का मौका मिला मलेशिया के अंदर। क्या बात। और पेरेंट्स ने मुझे हर काम को करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करा और आगे बढ़ाने का काम करा और उन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ पाई। फिर एजुकेशन की फील्ड में मैं विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाने का, काम किया। प्रिंसिपल बनने का भी काम करा। और क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी जहाँ मेरी शादी हुई, तो परमानेंट जॉब न लेकर के अलग अलग विद्यालयों में जॉब लेती। अच्छा। लेकिन मैं जब एनएसजी के अंदर मानेसर में रही तो मैंने हरियाणा के अंदर स्कूल के परमानेंट जॉब अप्लाई करा और मैं सेलेक्ट हो गई। लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले ही, मैं ज्वाइनिंग का विचार कर पाती या सोच पाती, उससे पहले हमारा ट्रांसफ़र हो गया और पति की शहादत उसी समय हो गई। तो मैंने उसके बाद में स्कूल को ज्वाइन किया था, कुछ समय मुझे तक ही सुनते रहा। हुए भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। सुधा यादव जी हरियाणा की, देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने पति को खोया, हालांकि माँ भारती के लिए खोया, देश के लिए खोया, शहादत उन्होंने दी। शहादत यानी सर्वोच्च बलिदान, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता जो आपके पति ने देश के लिए किया। आप इमोशनल हो रहे हैं और मुझे पूछने, मुझे खुद बड़ा पेनफुल लग रहा है। लेकिन हरियाणा के लोग, देश के लोग आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या उस वक्त, इसमें कोई डाउट नहीं, उससे परेशान करने वाला, पीड़ादायक कोई पल नहीं हो सकता, लेकिन कैसे आप उन तमाम चीज़ों से निकली और आपने उसे अपनी ताकत भी बनाया, आप रुकी नहीं। देखिए, एक बहुत अनछुआ पहलू आपको बताती हूँ कि क्योंकि वो समर वेकेशंस था
और हस्बैंड मेरे कैलकाटा पोस्टेड थे और मैं एनएसजी मानेसर में रहती थी। वो वहाँ से कारगिल की तरफ छेनीगुंड एक स्टेशन है, उनकी पोस्टिंग आ गई। तो मैं और मेरे दोनों बच्चे साथ में थे और हम वहाँ पर 14 तारीख को पहुँचे। 3-4 फैमिलीज बस थी। जनरली वो फैमिली स्टेशन नहीं है, लेकिन समर वेकेशंस में कभी कभी अलाउ कर देते थे कि लेह लद्दाख लोग घूम लेते थे उस बहाने। और उसी समय ये शेलिंग वगैरह हुई। तो जाते समय भी द्रास के पास एक ऐसा मौका आया था जब लगा था कि अब बचेंगे नहीं। एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे मैं बच्चों को लेकर के बैठी हुई थी, शेलिंग चल रही थी और जो कन्वॉय था उसका जवाब दे रहा था, लोग ये कर रहे थे। वहाँ से तो बच कर के चले गए, लेकिन वहाँ जब ऊपर की पहाड़ियों के ऊपर था उस समय ये वॉर शुरू हुई और ये इंसिडेंट हुआ। मुझे वहाँ पता तो चल ही गया था कि ये हो गया है। कष्टदायी था वहाँ से घर तक पहुँचना, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा हो, 7 साल की बिटिया हो और आपको वहाँ से अपने घर आना हो, वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। एक दिन वहाँ पर श्रीनगर भी रुकना पड़ा, क्योंकि श्रीनगर में सब लाइटें वगैरह बंद कर रखी थी शेलिंग की वजह से, एयरक्राफ्ट आ नहीं रहे थे। तो वो एक दिन भी कैसे बीता, बस अदर ऑफिसर्स देयर वाइफ्स उनके साथ में रह कर के। और दिल्ली एयरपोर्ट आए, फैमिली भी मेरी वहाँ पर जब मुझे परिवार के लोग मिले तो सबके लिए टफ था। उस टफनेस से धीरे धीरे मैंने निकलने का प्रयास किया। आप आज भी और जब ये मेरे बात मन बता रही में- हूँ उसी पल में चले गए हाँ, आप ना, और मैं खुद भी विजुलाइज कर पा रही हूँ तमाम मेरे चीजों को। मन में उस समय एक भाव आया, 13वीं भी नहीं हुई थी, हाँ, तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ईश्वर ने अवसर दिया, रोज इतनी कैजुअलिटीज हो रही है, इनका क्या होगा। इनका क्या कहते तो हैं। मैं एक जिद पे आ गई कि भाई मुझे देश के गृह मंत्री जी से मिलना है। देश 13वीं के से गृह पहले मंत्री, आपने सोचा कि कुछ तो हो, हाँ, ये कुछ हम तो मुझे लगातार करना अपने है। लोगों को खो रहे हैं, अपने परिजनों को, तो अपने उस जवानों को। समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रोवर जी रेवाड़ी में ही रहते थे और ससुराल मेरी रेवाड़ी। मेरे फादर इन लॉ ने उनको अप्रोच करा, बात करी, लेकिन इतना काम होने में 13वीं निकल गई। हाँ, और उसके बाद में आदरणीय रामविलास जी शर्मा और रामचंद्र जी वेंदा, इन दोनों ने अडवाणी जी से मेरा समय तय कराया और मैं, मेरा ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम लोग उनसे मिलने गए। मैंने उनके पास में 15 मिनट वहाँ के सिनेरियो को बताया और ये भी बताया कि मैं तो टीचिंग में आ गई, मैं तो ज्वाइन कर लूँगी, अभी तक जो नहीं की थी जॉब उसको कर लूँगी, लेकिन बाकी इतने छोटे बच्चों के साथ कैसे लालन पालन होगा, कैसे होगा। ये मेरी एक चिंता का विषय है और उन परिवारों को कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत गौर से बात को समझा और क्योंकि मेरे हस्बैंड एनएसजी में रहते हुए अडवाणी जी की सिक्योरिटी में भी रहे थे, तो वो फोटोग्राफ्स भी मैंने साथ उनको में थे। दिखाई। उन्होंने होम सेक्रेटरी को भी बुला करके बातचीत करी और कुछ दिनों बाद पता चला कि अटल जी ने उन परिवारों के लिए गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप की घोषणा कर। घोषणा किया। उसी समय एक वोट से, क्योंकि सरकार गिर चुकी थी और चुनाव हमारे सामने थे, मैं जॉब को ज्वाइन कर चुकी थी और पार्टी को ये लगा कि भाई ये जो महेंद्रगढ़ लोकसभा है ये सेना की खान है। खान है। तीनों जिले जो मिलाकर के लोकसभा बन रही थी, इसमें 18 कैजुअलिटीज थी। तो एक ऐसी महिला को चुनाव लड़ाया जाए जो ऐसे परिवारों से आती है। अच्छा। ये विचार मोदी जी के मन में ये इसलिए आया कि वो प्रभारी थे, मोदी जी उस वक्त हरियाणा के प्रभारी थे और उनका प्रवास बहुत रहता था। और ये एक ऐसी सीट थी जहाँ पर हम हारे हुए थे, कांग्रेस का एमपी था। मुझे अप्रोच किया गया, पार्टी के विभिन्न लोगों ने अप्रोच किया और अप्रोच करते करते धीरे धीरे मोदी जी से मेरी बात कराई। मैं आज मतलब प्रणाम करती हूँ मोदी जी को कि उनकी बातों में उस समय भी इतना कन्विक्शन और कमिटमेंट होता था
कि एक बार की टेलीफोनिक बात के अंदर ही मैं चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार। तैयार हो गए। बट ये हौसला आप में पहले भी था कि पति की 13वीं नहीं हुई है और आपने डिसाइड किया कि इतने हमारी शहादत हो रही है तो सोशल कुछ तो वर्क में रास्ता बहुत निकले। करा करती थी, मैं सोशल वर्क बहुत करती थी। और दूसरा, जब एनएसजी में रहती थी तो आसपास के गांव के बच्चों को जो 11th-12th के थे, साइंस पढ़ते थे, उनको बुला करके केमिस्ट्री पढ़ाती थी। पढ़ाते थे। नॉट एज ए ट्यूशन, गाइड कर रहा, मैं बच्चों के लिए गुड़गांव से फॉर्म खरीद के लाती थी कि इनको इंजीनियरिंग के भरवाने हैं, इनको पॉलिटेक्निक का भरवाना है, इनको मेडिकल का भरवाना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो कर इतने अवेयर सकते। नहीं थे। मैं बहुत छोटे गांव से निकली, लेकिन ईश्वर ने मुझे बहुत अधिक पढ़ने का मौका दिया। तो मुझे लगता था कि मुझे अब इसको समाज को देना है। तो मैं समाज को देने में, जैसे मैंने कहा ना कि मैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में बहुत एक्टिव रही, एनएसएस में बहुत एक्टिव रही, तो इन कामों में रहते रहते सोशल ओवरऑल वर्क ऐसा में नहीं कि करती केवल किताबों वाला ज्ञान हाँ। नहीं। अच्छा, फिर आपकी उम्र उस वक्त क्या थी जब आपने पति को खोया या मैं उसके बाद 34 मोदी वर्ष जी की ने, थी। देखिए 34 वर्ष की एज में आज लड़कियां शादियां कर रही है आज इस उम्र शादियाँ में, है कर ना? रही है, उस हाँ। वक्त और आपने मेरे अपने पास पति 2 को, बच्चे पार्टनर को खोया। थे। और 11 वर्षों की हमारी शादी का वो रहा, जिसमें हम 6 वर्ष ही साथ रह पाए। अब ट्रांसफरेबल जॉब में कम समय कम मिलता समय है, मिला। और दोनों बच्चे भी छोटे थे। लेकिन फिर वहाँ से जब मुझे कन्विंस करा कि भाई अब इतना बड़ा बदलाव जीवन में आया है तो समाज के लिए आपको भी काम करना करना चाहिए। पड़ेगा। तो मैंने एक झटके में रिज़ाइन करा, परिवार का मुझे सहयोग मिला और मैं इस फील्ड में आ गई। जब शुरुआत हुई तो मोदी जी ने कहा कि तुम्हारी पहली कार्यकर्ता मीटिंग में लेना है। हमारा और चौटाला जी का गठबंधन था, तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग गुड़गांव में। एक वोट से सरकार गिरी थी, इसकी चुभन भी लोगों के मन में थी। हाँ। एक शहीद की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो कैसी है, उसको देखने की जिज्ञासा भी लोगों में और थी। लोगों में भी पीड़ा थी इस और एक पीड़ा भी मन में थी, क्योंकि ये सैनिकों की खान है। तो ऐसे वातावरण में बहुत अधिक संख्या में कार्यकर्ता है, जिसकी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा। इससे ज्यादा। हालांकि मैं नहीं जानती थी, लेकिन नेताओं का ये कहना था। और वहाँ पर मोदी जी ने जिस भावनात्मक रूप से मुझे संबल देते हुए चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ना है आज के बाद में, और मुझे किसी भी तरीके के रिसोर्सेज की चिंता नहीं करनी अच्छा, है, एक ये किस्सा ये कि संदेश दिया। पीएम मोदी जी जो अपनी माँ से खर्ची लेते थे, उसी खर्ची में से आपको कितना 11 रुपए दिए मोदी जी ने उन्होंने आशीर्वाद उसी के रूप मीटिंग में? के अंदर कहा, उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने ये विषय कहा कि मैं प्रचारक आदमी हूँ, बहुत कम घर जाना होता है। तो एक बार मैं जब घर में गया था तो माता जी ने मुझे 11 रुपए दिए कि तुझे जीवन में कभी काम आए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि ऐसी एक वीरांगना बहन को हाँ। हम चुनाव लड़वा रहे हैं हाँ। और माता जी के दिए हुए इन पैसों का हम योगदान दे सकें। और वो अनमोल रहे होंगे वो 11 रुपए। वो 11 रुपए मोदी जी की माँ उन्होंने का आशीर्वाद। वहाँ पर उस कलश के अंदर डाले और लोगों से अपील करी कि किराए का पैसा छोड़ करके जो आपके जेब में पैसा है वो यहाँ आप दे करके कि जाए, भाई जहाँ ताकि से ये आए हो बहन वहां तो चुनाव चले लड़े। जाओ, किराया किराया रख लो, बाकी बाकी इनकी दे मदद जाए। करो। एंड यू विल नॉट बिलीव, 1 घंटे में 7.5 लाख रुपया वहाँ कलश और सफ़ेद चादर के ऊपर था, जिससे मेरे चुनाव की शुरुआत हुई। वो लोगों का आपके और लिए उस आशीर्वाद दिन और से प्यार लेकर था। के आज तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन करा। सरकार आने के बाद मुझे एनसीबीसी में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में सदस्य के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और 2018 के अंदर उस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे करके मोदी सरकार ने बनाया था, जिसमें मैं पहली महिला बनी उसमें। तो पूरे देश के अंदर बैकवर्ड्स की स्थिति, उनके अधिकार, उनके लिए जॉब्स, विभिन्न योजनाएं, उन पर कैसे काम करना है, इसका एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला। हालांकि बीच में कोरोना आने से कुछ हाँ, चीजें चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, होल्ड। लेकिन एक अच्छा अनुभव वहाँ से लिया। और और आपकी तो शुरुआत भी, जो भी चीजें थी वो पेनफुल भी थी और वो देश के लिए तो गर्व का विषय भी था। आपके दिल के कोने में भी कहीं आपको प्राउड भी फील होता होगा देखिए, उस बात गर्व के लिए। पूरे परिवार के लेकिन लिए एक था, बहुत बड़ा आज चुनाव भी। आपने लड़ा और बहुत बड़ा चुनाव आपने जीता भी उस जी वक्त, जी, वो भी एक मील का पत्थर आपने पार किया। जनता का सहयोग था, पार्टी का तो आशीर्वाद था ही था,
और अटल जी के प्रति एक वोट से गिरी हुई सरकार की भावनाएं भी थी। सबका सामंजस्य हुआ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि पहली बार मैदान में आई है क्या होगा, बिल्कुल। तो जनता ने सहयोग देते देते जिता जनता ने झोली भर भर के आपको भर वोट भर के दिए दिया। और और पैसे का, जनता ने साथ का, पैसा, जैसा भी मेरा तो आशीर्वाद मिल कभी सकता है। मुझे पता ही नहीं चला चुनाव कैसे लड़ा, कोई पैसे का लेना देना नहीं, सब सब पब्लिक ने लोगों ने आपका चुनाव अपने आप लड़ा। मेरा चुनाव उसके लड़ा। बाद आप संगठन में काम करती रही। संगठन में अच्छा, मैं क्योंकि बाद में दो भी लड़ी, लेकिन चुनाव तब हार गई हाँ क्योंकि हरियाणा में फिर हम हारने लग गए। तो लेकिन जीतने परिस्थिति लगे तो नहीं। फिर ऐसे जीतने लगे। हाँ, अब हम ये जीतने लग जीतते ही रहे जा हैं। रहे हैं, एक अब ये अलग ही हमें गर्व कहना है कि हम है। संगठन में काम करते हैं और बहुत सारी चीजें अब देखते हैं। संगठन में आप एक मजबूत होल्ड रखती हैं। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य भी आप हैं, ये भी बड़ी एक अहम भूमिका है। अच्छा, क्योंकि हम महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं सुधा जी, आपकी जर्नी की हम बात कर रहे हैं। दो उस वक्त जो बिल्कुल छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपके, आज उनको आप एक, क्योंकि आप एक नेता के नाते देश के लिए भी काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही है, लेकिन बच्चों के लिए एक मदर के नाते आप किस तरह से काम करती रही? क्योंकि मदर और फादर दोनों की भूमिका आपको अदा करनी देखिए थी। क्या था कि मेरे फादर ने उस समय वीआरएस लिया और मदर फादर मेरे पास आकर के रहने लग गए थे, क्योंकि वो जॉब में थे, एक सिस्टम में थे, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को पालने में अहम रोल था। और मेरा ये योगदान होता था कि हर 6 महीने में मैं एक हफ्ते के लिए उन्हें बाहर लेकर के एक्सक्लूसिवली चली जाती थी। उस समय मोबाइल्स भी इतने नहीं थे कि लोग कोई मुझे डिस्टर्ब करेंगे या दिक्कत उनको आएगी, टाइम देते, और क्वालिटी उनको टाइम। पूरा टाइम देती थी ताकि उनको ये लगे कि मदर के साथ भी टाइम किया है। हाँ। लेकिन मेरे मदर फादर ने, उनके मदर फादर बन करके ही हाँ, नाना नानी ने नाना ना। नानी ने जो रोल प्ले करा है, उससे आज वो भी अपने अपने फील्ड के लिए के अंदर सेट हो पाए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। हाँ, होते आपकी क्योंकि आपकी मदर हैं, नानी भी बच्चों के लिए माँ जैसी, दादी भी हाँ, इनफैक्ट हाँ। माँ जैसी ही होती हैं। आगे आप क्या विजन लेकर चल रही हैं? क्योंकि संगठन में आप काम कर चुकी हैं, सांसद आप रही हैं, और मोदी जी के जो करीबी नेता हैं उनमें आपकी गिनती होती है। देखिए आगे क्या देख रही हैं आप? इस दल के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब परिवार के रूप में काम करते हैं। और मोदी जी के आने से पहले, सरकार में आने से पहले अगर मैं संगठन की चर्चा करूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में 33% महिलाओं को पहले रिजर्वेशन दे करके हर स्थान पर उनको काम करने का अवसर दिया। अलग अलग प्रांतों में महिलाएं प्रभारी बन के, सह प्रभारी बन करके जा रही हैं। अभी तो महिला वहाँ पे अध्यक्ष भी सीखते हैं। बन गई हैं और उत्तर हरियाणा की। में महिला को हमने अध्यक्ष भी बनाया है, दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री बन गई है। हाँ। तो महिलाओं को हम अवसर दे रहे हैं, और जब जब अवसर दिया है महिलाओं ने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव कर रहा है, प्रूव करने में वो लगी भी हुई है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से संगठन में 33% महिलाएं आई, ऐसे ही नारी बंधन अधिनियम के तहत जब वो चुनावी राजनीति के अंदर आएंगी तो महिलाएं बहुत अच्छा काम करेंगी। और सरकार की स्पष्ट मंशा है, मोदी जी की एक स्पष्ट मंशा है कि हमको महिलाओं को चुनावी राजनीति में 33% दे करके उनको आगे बढ़ाना है। हाँ। नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको अवसर देना है। देश के विभिन्न जो निर्णय की प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को लाना है। तो इसके अंदर हमारी सरकार काम कर रही है और संगठन भी काम कर रहा है। बिल्कुल, सरकार तो दोनों संगठन बहुत काम अच्छा कर है। रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी में बहुत सी चीजें होती हैं। आप तो जिस एरिया से आती हैं वहाँ कई कई राव साहब हैं, आप खुद भी राव साहब हैं, उसी समुदाय से आप मुझे आती तो हैं। यादव ही रहने दे। कायदे से यादव वही मेरी राव, पहचान है। राव साहब। तो वहाँ कितना डिफिकल्ट होता है उनको, सबको भाई मेरी भी एक जगह है, मेरा भी एक अस्तित्व है, मैं भी एक मजबूत होल्ड रखती हूँ, क्योंकि महिलाओं की लीडरशिप को स्वीकार करना, या महिलाएं अगर अच्छा कर रही हैं तो पुरुष में थोड़ा इनसिक्योर तो होते होंगे। देखिए मैं एक चीज़ को मान करके चलती हूँ कि 1999 में चुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद 2 बार मैं चुनाव हार गई। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ संगठन की राजनीति कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़मीनी स्तर पर काम करने के बाद चुनावी राजनीति से इतने वर्षों दूर रहने के बावजूद भी अगर आज पब्लिक मुझे पहचान देती है, मुझसे मिलने आती है बड़े या नेता मेरे के पास तौर पर। आती है, तो इसका मतलब काम को लोग मानते हैं। हाँ। अब इससे किसी को डर लगता है तो ये उसकी समस्या है। मेरी समस्या ये है कि मुझे पार्टी के दायित्व को, और पार्टी ने जो मुझे काम दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा नीचे तक जाए। मैं सांसद रहते हुए 1245 गाँव में से 1100 गाँव में स्वयं गई,
100% MP फंड का यूटिलाइजेशन मैंने किया था। इस इलाके में जहाँ कांग्रेस का परचम रहा करता था, वहाँ हर बूथ तक एक आदमी कैसे खड़ा हो, ये काम मैंने किया था। आज अनेक विधायक ऐसे बने हैं पिछले 15 वर्षों के अंदर जिनको पार्टी मैंने ज्वाइन कराई थी। हाँ। और इसका मैं अपने आप में गौरव अनुभव करती हूँ कि मुझे अवसर भी पार्टी ने उसी हिसाब से दिया है अच्छा, और क्योंकि मैंने एक अपना महिला, पूरा देने का आपने काम पूरा अपना डेडिकेशन के साथ काम किया। काम। आप एक महिला हैं, माँ हैं, उस नाते एक मदरहुड अपने आसपास के लोगों के लिए भी आ जाता है, अपने वर्कर्स बिल्कुल के लिए, आता अपने है। वोटर्स के और अब लिए। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं हाँ। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आता है। मैं अच्छा, तो उनको भी ये कहती जो हूँ कि डेडिकेशन से काम करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ। संगठन में पहले काम करो, अपने को प्रूव करो, संगठन सबको देखता है, सबको उसी अनुरूप देता है। बिल्कुल। अच्छा, इलाके का काम हो पा रहा है? बार-बार जो सांसद जो पहले कभी कांग्रेस में भी बनते थे, अब बीजेपी में भी बनते हैं, या दूसरे जो मंत्री भी हैं इलाके से, तो काम हो रहा है? आपको एक नेता के नाते देखिए क्या लगता काम है? हो रहे हैं लेकिन या वो और बैक काम भी होने चाहिए, हाँ। ये मेरी सोच है। और चुने हुए प्रतिनिधियों का ये दायित्व होता है कि वो अपने इलाके की समस्याओं के निवारण के लिए सतत लगे रहें। कमियां निकालना आसान होता है लेकिन कमियों का निराकरण करना ये ज़रूरी भी है। प्रशासन और सरकार के साथ में मिलकर के ये चुने हुए लोगों का काम है जिसे उनको करना चाहिए। ये जो आपस में राव इंद्रजीत और राव नरवीर के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगी? आप मैं कैसे उन देखती सब हैं? आरोपों को न कभी ध्यान दिया ध्यान मैंने। देते हैं। ये व्यक्तिगत आक्षेप और निराक्षेप मैं इनको ध्यान नहीं देती। मैं सिर्फ संगठन, पार्टी का आगे बढ़ना, चुनाव में पार्टी के लिए काम करना हाँ। और जनता की समस्याओं के निदान के लिए जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे कहना है, चाहे मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी है, मैं अपनी बात को रखती हूँ। जनता को मैं इन लड़ाइयों में उलझा करके नहीं रखना नहीं रखते हो। अच्छा, मोदी जी की क्योंकि शुरुआत, आपकी तो राजनीति की शुरुआत ही उनके आशीर्वाद से, उनके एक शगुन मैं कहूंगी, चाहती। जी जो बिल्कुल। सिंबॉलिक एक जो आपको एक संबल बहन दिया को इतना उन्होंने। बड़ा आशीर्वाद दिया यस, वही होगा, ना। एक भाई ने बिल्कुल, आशीर्वाद वो दिया। बहुत बड़ा आशीर्वाद था। तो अब भी उनसे जाहिर है फीडबैक की बात हो, कोई मोटिवेशन की बात हो, बातें आपकी होती होंगी, जाहिर बिल्कुल। है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं जब भी मिलने का उनसे समय मांगती हूँ तो मुझे समय जरूर मिलता है। इतने व्यस्त उनका रूटीन है, पूरा देश विदेश का उनको देखना है। और मुझे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पुराने कार्यकर्ता जिनके साथ में उन्होंने काम किया है, उनको वो समय जरूर देते हैं। उन्हीं को नहीं, उनके परिवारों के साथ में भी वो मिलते हैं और उन सब समय की बातों को जब वो याद करके पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्तित्व जिसने आज तक सबको संभाल करके रखा हुआ है, जमीन की सच्चाई को भी वो जानते हैं और आज क्या करना है, भविष्य क्या होगा, आज का युवा क्या सोचेगा। इतना विजनरी व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। विजनरी के साथ साथ इतना हार्डवर्किंग आदमी मैंने नहीं देखा जो 365 दिन 12 वर्षों तक लगातार काम कर जाए। तो मुश्किल है। आप और हम शायद थकान महसूस कर लेते हैं, नहीं, आप तो खुद हम भी क्योंकि बहुत रिलैक्स और संघर्ष रेस्ट कर रहे करने हैं। की बात करते हैं हाँ, लेकिन उन्होंने वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं ना, वो देश के लिए काम करते हैं। आप तमाम बीजेपी नेता ही कहते हैं। हरियाणा में जो महिला नेताएं हैं, नेता हैं दरअसल, उनको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कैसा वो काम हरियाणा कर की रही? दो महिलाएं महिला अपने मंत्री अपने हरियाणा में। इलाके में अच्छा काम कर रही हैं और जिनको मौका मिला है, कभी मंत्री पद पे भी रही है, MP भी रही है, वो अच्छा काम कर रही है। हालांकि संघर्ष ज़्यादा है, कम मौका मिलता है हरियाणा में और कम काम करने का उनको अवसर भी मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो अपने को प्रूव भी कर रही है और अब पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ गई है। अच्छा, नायब सैनी जी, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके नाम पर चुनाव लड़ा, अच्छा मैंडेट बीजेपी को मिला है, लेकिन हरियाणा को कोई महिला सीएम कभी नहीं मिल पाई है। उसको आप कैसे देखती हैं कि कभी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए या बिल्कुल मिलेगा मिलेगा, कभी? बिल्कुल मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। ये समय चलता रहता है, आने वाली पीढ़ियों में बहुत लोग आएंगे, इसलिए हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा सीएम मिला कि वैसा सीएम मिला। देखिए, जो इस समय सीएम है उन्होंने भी बहुत जमीन से काम करना शुरू किया। यस। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा, OBC मोर्चा, बिल्कुल, विभिन्न विधायक, दायित्वों का निर्वहन, मंत्री, कभी विधायक है, सांसद। सांसद है, मंत्री है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जमीनी स्तर से काम करने वाले लोगों को मौका मिल रहा है तो वो जमीन पे काम अच्छा कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें महिला मुख्यमंत्री बनेगी कि कौन बनेगा, इस पर ज़्यादा गौर न करते हुए जो मुख्यमंत्री है, जो काम कर रहे हैं,
उन कामों की सराहना करनी चाहिए और भविष्य में कौन बनेगा इसका इंतजार हाँ, करना चाहिए। वो दूर की वो बात है, दूर और की वैसे भी बात है। अंतिम सवाल, जो बेटियां आपको सुन रही हैं हरियाणा की, उनको सुधा यादव क्या संदेश देंगी? देखिए, मैं महिलाओं को और अपनी बेटियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप में बहुत क्षमताएं हैं, अवसर भी बहुत है जीवन में। आप सकारात्मक भाव के साथ में काम करेंगी तो ऊंचाइयों को छूने में बिल्कुल आप कामयाब हो पाएंगे। और राजनीति की फील्ड से डरने की आवश्यकता नहीं। डरना लोगों नहीं को है। ये लगता है कि ये फील्ड पता नहीं कैसी है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस फील्ड के अंदर आपका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, काम करने का अवसर भी बहुत ज़्यादा है और मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे समाज के लिए काम करना है, तो आप निश्चित करने कर में सकते कामयाब हैं। होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने समय धन्यवाद, निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा मंच पर भी की और पॉडकास्ट के लिए भी आपने टाइम निकाला। जी। आपने अपनी शुरुआत से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, तमाम बातें आपने शेयर की। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधा नमस्कार। यादव जी को आप सुन रहे थे। कई बार हम दूर से चीज़ों को देखते हैं, दूर से लोगों को देखते हैं, उतना बारीकी से नहीं जान पाते जितनी पीड़ा, परेशानियां, संघर्ष उन्होंने देखे हैं, झेले हैं, उनको पार किया गया और उसी संघर्ष को एक अवसर में तब्दील करते हुए बेहतरीन काम किया गया। उन्हीं में से सुधा यादव जी हैं जिनकी ओर से तमाम अपनी बातें, अपना स्ट्रगल, राजनीति में, संगठन में कैसे काम किया, क्या विजन वो महिलाओं के लिए लेकर चल रहे हैं, इलाके और हरियाणा के लिए लेकर चल रहे हैं, वो तमाम बातें हमसे शेयर की।